आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही इनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, अब वो भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। तो ये सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती, केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। हमारा उद्देश्य बड़ा सिंपल है। हमारा उद्देश्य क्राइम और क्रिमिनल के प्रति जीरो टॉलरेंस है। हमारा उद्देश्य नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव हो। हमारा उद्देश्य अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो। बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है। योगी सरकार ने पिछले 8 साल के एनकाउंटर के आंकड़े जारी किए, जिसमें अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ नजर आई। बीते 8 साल में 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें हजारों सलाखों के पीछे पहुंचे और 256 कुख्यात अपराधी मिट्टी में मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने आज फिर गुंडे बदमाशों को कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। जो अपराधी समझते हैं जो बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काट देगा। वहीं योगी सरकार के एनकाउंटर के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर एनकाउंटर से लोगों को डराने का आरोप लगाया है और साथ ही पूछा है कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले चर्चा में शामिल सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। अनुपम मिश्रा जी, आरएलडी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा ओम सुधा जी, दलित चिंतक, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। AK जैन जी, पूर्व डीजीपी, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। महाबहस के सवाल में पहला सवाल ये, यूपी में मुठभेड़ के आंकड़ों पर सियासत क्यों? यूपी सरकार ने एनकाउंटर के आंकड़ों को सामने रखा और एक बार फिर से दोहराया कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो सरकार का जीरो टॉलरेंस है वो इसी स्तर का है और रहेगा। इसीलिए जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, लड़कियों पर बुरी नजर रखते हैं, वो अपने अंजाम को सोच ले। उस पर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। एनकाउंटर वाला एक्शन, अखिलेश को टेंशन। समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा है कि क्या इसी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? क्या एनकाउंटर के आंकड़े जारी करके सरकार डराना चाहती है लोगों को? और सवाल ये कि एनकाउंटर बुलडोजर से मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये आज चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए एक बार फिर से मेहमानों की ओर लौटते हैं। यही सवाल समीर जी आपसे। एनकाउंटर का आंकड़ा जारी किया गया, मुख्यमंत्री योगी ने फिर दोहराया कि जिसने बेटियों से, महिलाओं से छेड़खानी की तो वो याद रखे कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। लेकिन सपा का आरोप है कि पहला तो ये कि क्या ये आंकड़े जारी करके डराना चाहते हैं आप लोगों को, और दूसरा ये कि क्या बुलडोजर और एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है? आस्था जी, दो बातें कहूंगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने पहले ही बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस रहेगा, किसी को भी अपराध करने की अनुमति नहीं रहेगी। उस पर वो कायम रहे, जिसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली घटना हुई कि 2022 में उनको पुनः भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था
निश्चित रूप से देश के अंदर, क्या मैं कहूँगा कि दुनिया के अंदर लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल दे रहे हैं। जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अपराधियों का इनकाउंटर हुआ और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दूसरे राज्यों में भी ये डिमांड होती है कि हमको योगी जी की तरह मुख्यमंत्री चाहिए। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी एक कलाकार की, और सिद्धू मूसेवाला के पिता ने यह बयान दिया था कि हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री भी अगर योगी आदित्यनाथ जी की जैसा होता तो शायद अपराधी हमारे बेटे की हत्या नहीं करते। आपने बरेली के अंदर एक कलाकार के घर पर गोली चलाने की घटना सुनी होगी। ऐसे मैं सैकड़ों घटनाएं, जो 256 अपराधियों के इनकाउंटर हुए, वो कोई एक दिन में अपराधी नहीं बने थे। वो वही अखिलेश यादव जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी सरकार के पाले पोसे अपराधी थे, जिनको माननीय योगी जी की सरकार ने निश्चित रूप से कार्रवाई करके उनके साथ, गरीबों के साथ, जो मजलूम थे उनके साथ न्याय किया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से उनको ऐसा बयान देना चाहिए। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दो, क्योंकि अखिलेश जी को दंगाई पसंद है, अखिलेश जी को अपराधी पसंद है, अखिलेश जी को जो लड़के बलात्कार करते हैं उनको नेता कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है, तो सवाल यही है कि क्या एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल से ही किसी राज्य की या देश की कानून व्यवस्था सुधर सकती है? क्या यही एकमात्र उपाय है? अनुराग भदौरिया जी, 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो समीर जी ने कहा, और ये तो फैक्ट भी है कि भाई महिलाएं जो हैं वो बड़े पैमाने पर जाति धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट देती हैं। ये हम पूर्व के चुनावी आंकड़ों में उठाकर देख सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा एक बहुत बड़ा होता है, तो उसको माना जा सकता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो है वो महिलाएं शांति चाहती हैं, तो वो साथ देती हैं। और दूसरा ये कि कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया, कुछ लोगों के बयानों का, इतने बड़े केसेस देश में हुए उसका जिक्र किया गया, जहां कहा गया कि भाई हाँ, ऐसी सरकार अगर हमारे राज्य में होती तो माफिया डर रहे होते। देखिए, एक बात तो मान के चलिए कि इनकाउंटर और बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। ये सच है, अगर इलीगल मकान बना है तो बुलडोजर चलेगा, अगर बदमाश है तो इनकाउंटर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीएचयू में अगर महिला छेड़ी जाएगी, बीजेपी के कार्यकर्ता आईटी सेल के पाए जाएंगे तो वहां पे नहीं कुछ होगा, इनकाउंटर की कोई बात नहीं होगी। या लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय फिर कैसे हो जाता है, फिर हाथरस की बेटी के साथ अन्याय कैसे हो जाता है। और इसके साथ साथ जब इनकाउंटर की घटनाएं बताई थी समीर जी ने, तो आप एनसीआरबी का डाटा भी बता देते लगे हाथ कि एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं के अत्याचार पे किस नंबर पे है। ये भी लगा देते कि चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार में किस नंबर पे है। एनसीआरबी का डाटा भी आप लगा देते। अगर इतना ही हनक है, इतनी ही ताकत है, तो फिर ये घटनाएं क्यों होती हैं लगातार? ऐसी घटनाएं देखने को क्यों मिलता है? सवाल यह है कि आप समाज के अंदर में समाज के विकास की राजनीति तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 8.5 साल की सरकार है, काम गिनाने को है नहीं। काम गिनाओगे क्या? युवाओं को रोजगार आपने दिया नहीं, महिला समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, किसान की इनकम दोगुनी हुई नहीं, मेडिकल व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कैसी मेडिकल व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में, नकली दवाएं भी कई बार पकड़ी जाती हैं। स्कूल कॉलेज का तो आप जानते ही हो, बारिश होती है तो क्लास तालाब बन जाता है। आप किस तरह से स्कूल को मर्जर करने के लिए बात कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है, मधुशाला में आपने दुकानों में जरूर विकास किया है चारों तरफ, तो आप पाठशाला पे नहीं, मधुशाला पे आप ज्यादा आपका जोर है, उसके बारे में आप बताना चाहिए था आपको। आपने कभी भी समाज के विकास की राजनीति पे बात कीजिए तो अच्छा होगा। ये डायलॉग हो गए बहुत, जब से सरकार बनी तब से ये सुन रहा हूं मैं, और उसके बाद फिर नई घटनाएं हो जाती हैं। मेरठ में क्या नहीं हुआ, एक बच्ची के साथ अन्याय? क्या सहारनपुर में नहीं हुआ? क्या लखीमपुर में नहीं हुआ? ये तमाम सवाल हम बीजेपी प्रवक्ता के पास लेकर जाएंगे। अनुराग जी, मैं फिलहाल के लिए आपको रोक रही हूँ, 3 पैनलिस्ट और हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे बीच में अनुपम मिश्रा जी हैं, आरएलडी प्रवक्ता। अनुपम जी, सवाल यही आ रहा है, चूंकि आप सरकार के साथ गठबंधन में भी हैं और एनकाउंटर के आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं अलग अलग जोन के हिसाब से कि बरेली जोन में कितने, प्रयागराज जोन में कितने अपराधी जो हैं वो एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। क्या एनकाउंटर और बुलडोजर यही एकमात्र उपाय है कानून व्यवस्था को सही करने का? देखिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि बुलडोजर या एनकाउंटर एकमात्र उपाय है, लेकिन अपराधियों के मन मस्तिष्क में और उनके दिमाग में ज़हनी तौर पर हमेशा रहना चाहिए, भय व्याप्त होना चाहिए। और अपराधियों के अंदर जब ये मैसेज चला जाता है कि यदि हम कोई भी ऐसा अपराध और कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य करेंगे तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, तो उनके हौसले कम होते हैं। यही कारण है कि जो जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे भाई अनुराग जी बातें कह रहे थे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, तो मैं आपको 2016 की दिखा दूं रिपोर्ट आपको
तो इससे बात नहीं 2022 बनेगी। की मैं दिखा दो। बात कंप्लीट बस लेकिन एक 16 दिखा याद है, रहा हूं। 22 याद क्यों नहीं है? मैं दिखा रहा हूँ, मैं नहीं, दिखा रहा 22 हूँ। याद मेरा क्यों ये नहीं कहना है? है, उन्नीस मेरा ये 18 कहना की है, लेटेस्ट 16 के 22 बाद तो की 18 भी है। मेरा चलिए, ये कहना उस ये समय की है, बात करें अनुराग जी जब आपकी सरकार थी, 2016 उनकी बात सुन लीजिए, बोलिए का अनुपम आप जी। देखिए 2022 का अपराध नहीं ला प्रदेश पाए। में होता ठीक है, 22 पर उसमें आपने बात किसकी करी ना, हम जनता है? जवाब लेंगे, लेकिन जब आपकी सरकार थी उसका भी डेटा एक बार देख लेते हैं। बोलिए अनुपम जी। अपराध नहीं, जब आप कोई आज भी की अपराध सरकार- होता है तो उसमें प्रदेश की जनता पिसती है, और उसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई जगह नहीं कि आपके समय में कम थे या मेरे समय में कम है। एक भी अपराध यदि किसी भी सरकार के कार्यकाल में होता है तो निश्चित तौर पर उसमें जनता का ही नुकसान होता है। और जो बात आज, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के पश्चात आम जनमानस में, सड़क पर चलते हुए लोगों में इस बात की आज तसल्ली दिखती है कि कम से कम कानून और व्यवस्था के नाम पर पुलिस चाक चौबंद है और अपराधियों के हौसले पस्त हैं। ठीक और है। जो ओम सुधा इनकाउंटर जी हमारे हुए बीच में दलित चिंतक, उनका भी रुख कर लेते हैं। ओम सुधा जी, प्रदेश में और देश में एक सवाल और एक माहौल ये चल रहा है कि दलितों को टारगेट करके उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, या दलितों के हितों की रक्षा या दलितों को सुरक्षा सरकार प्रदान नहीं कर पा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है ओम सुधा जी। 2018 में दलितों के खिलाफ 11,924 मामले दर्ज हुए, वहीं 2022 में 15,368 और 2023 में दलितों के खिलाफ 15,130 मामले दर्ज हुए। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में, अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में जब से योगी जी सरकार में आए हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मुझे लगता है कि योगी जी की तारीफ इसके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में तो बहन जी ने जो महारैली की थी उसमें उन्होंने तारीफ की है, योगी शासन की तारीफ की है, उनका आभार जताया है। इनफैक्ट मैं आपको आंकड़े, इसी सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, आपने बीच में रोक दिया। नहीं रोका नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आपने आंकड़ा दिया, आप कह रहे हैं दलितों पर टारगेटेड अत्याचार है, लेकिन बहन जी मायावती की तो मैंने बात आपके सामने रखी है, वो आभार जता रही है सरकार का। ये आंकड़ा आप लाए कहां से? पता है, माननीय दलित बीजेपी चिंतक खिलाफ जी, सुन ही नहीं सकते। ये आंकड़ा लाए कहां से? बीजेपी कांग्रेस सपा मत करिए, ये मैंने आंकड़ा सिर्फ आप एक नेता लाए के बयान कहां को से? कोट किया, आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखिए। और आपसे फिलहाल सोच पूछा जा रहा है कि आंकड़े का सोर्स क्या है, जो आप कह रहे हैं दलितों के अत्याचार में नंबर 1 है, ये सरकार 2017 के बाद से। ऐसे सुनती है जैसे कोई सत्संग प्रवचन चल रहा है। और एक सेकंड समीर जी, उनकी बात आने दीजिए। समीर जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार इनकी बात आने दीजिए। क्या कहना चाहते हैं ओम सुधा जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में और महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बन गया है। आप बड़ी निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको वो आंकड़े देकर भी उसका भी जिक्र करना चाहिए। अगर आप योगी जी के जो है ये इनकाउंटर और ये तमाम जो बुलडोजर कानून चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है, उस पर बात कर रही है, तो उस पर बात हो। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो है दूसरे राज्यों से भी डिमांड आती है योगी जी। कहां भैया, डिमांड तो बहुत आ रही है। अभी हम हरियाणा की हालत देख रहे हैं, वहां एक आईपीएस को जो है आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। पूरा डीजीपी से लेकर जो है सब लोग वहां जो है सस्पेक्ट बना हुआ है। दूसरे राज्यों में क्या हालत है आप मत बताइए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर दलित उत्पीड़न के आंकड़े बढ़े हैं। जो कुछ ये हुआ, मैं क्या नहीं, उसको ये केवल जातिवाद सरकार के एंगल से कहती है। देखना सही है? उत्तर प्रदेश ओम सुधा जी, दलितों ओम सुधा और जी, मैं आपसे मुसलमानों पूछ के रही हूँ खिलाफ, कि हरियाणा में जो कुछ हुआ, आप सुसाइड की बात कर रहे हैं, उसके बाद आईयू है उनकी सुसाइड की बात कर रहे हैं, क्या इस पूरे मामले को केवल और केवल जाति के एंगल से देखना सही है, या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कोई एक बहुत कोई पावरफुल कुछ भी हो सकता है इसके पीछे, लेकिन आप इसमें केवल जाति ढूंढ पाए। आपको इंसाफ मांगना है तो आप इंसाफ मांगिए, आप सारे सवाल उठाइए, लेकिन आप सिर्फ जाति ढूंढ कर रुक गए, क्योंकि वो शायद आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट कर रहा है। नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये सब मत समझाइए। ओम सुधा जी, आप बैठ के झूठ मत बोलो, आप आंकड़े की बात करो। आप एनसीआरबी जो देश की जांच, जो देश के अंदर अपराध के आंकड़े जारी करती है, उस एनसीआरबी के आंकड़े का अध्ययन करो। आप उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से, भाई साहब आप थोड़ा पढ़ लिख के आइए। समीर सिंह जी, मैंने एनसीआरबी के आंकड़े कहे हैं।
कोई व्हाट्सएप वाला आंकड़ा नहीं कहा है जो आप लोग चलाते रहते हैं अपने प्रोपेगेंडा में। कौन सा मैंने एनसीआरबी का आंकड़ा दिया है, अभी गूगल करिए, मैच करिए। एंकर बैठी हुए हैं, सेकंड सेशन भी आएगा, अभी मैच करिए। मैंने एक शब्द भी गलत कहा हो तो मैं अभी डिबेट से अलग हो जाऊंगा। फर्जी बात है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात है। आपने अपना आंकड़ा रखा, उसके बाद अब सरकार से भी जवाब सुनिए ना, उसका जवाब सरकार से भी तो सुनिए, आप उससे फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। चर्चा नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, AK जैन जी हमारे बीच में, पूर्व DGP, उनको स्क्रीन पर लाइए, हमारे साथ जुड़े। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी, एक बार AK जैन जी की भी बात सुन लेते हैं। AK जैन जी, इस बात को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही ठीक होगा या लॉ एंड ऑर्डर क्या ऐसे ठीक होगा। वो कह रहे हैं कि भाई केवल दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इसी सरकार में हो रहा है, हरियाणा का एग्जाम्पल दे दिया गया। क्या इसको सिर्फ जातिवादी नजरिए से देखना सही है? देखिए, हरियाणा के एग्जाम्पल को मैं यूपी में नहीं, उसके लिए कहूंगा वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, घटनाएं हैं जो कि हरियाणा में हुई हैं। एक ASI ने, जो जांच अधिकारी था, उसने भी सुसाइड कर लिया है। उसकी हाई लेवल जांच चल रही है और उसमें अनावश्यक बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं। रही यूपी की बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सुधार किया है। जो 2.25 लाख भर्तियां हुई हैं, उसका भी एडवांटेज यूपी पुलिस को मिला है। और अभी 60,244 की जो भर्ती हुई है, ट्रेनिंग में है। जब ट्रेनिंग से आएंगे तो यूपी पुलिस को और मजबूती मिलेगी, सड़कों पर और अधिक फोर्स की उपलब्धता दिखाई देगी, एक विजिबिलिटी बढ़ेगी पुलिस की। और मैं समझता हूं कि जो नए भर्ती हो रहे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं और B.Tech किए हैं, कोई B.Com किए हैं, M.Com किए हैं, बहुत सब ग्रेजुएट्स हैं, तो आएंगे। आपको इसका लग रहा है बड़ा रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके अलावा पुलिसिंग में भी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका बड़ा क्योंकि बहुत क्रेडिट उसका सपा भी लेती है कुछ चीजों का। हाँ, उसका बहुत असर पड़ा है। और ये लैपटॉप और iPad, पहले जब मैं सर्विस में आया था तो 8th क्लास पास भी सिपाही बनते थे, और आज की तारीख में पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और इनसे उम्मीद है यूपी पुलिस में, यूपी के लोगों को, कि इनके आने पे सुधार होगा और ये अच्छी सोच लेकर विभाग में आएंगे और काम करेंगे। ठीक है, रही बात जी, देखिए अभी आपने एक बात बोली कि बहन जी ने तारीफ की, तो उनकी तारीफ करने से NCRB का डाटा तो नहीं बदल जाएगा। और मैं एक साथी प्रवक्ता है, उनको मतलब बता दूं, जिसको कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये इसका मतलब होता है, समीर जी पढ़ लीजिए, आपको डाटा पता चल जाएगा कि क्या डाटा है। इसलिए पढ़ के आइए तो अच्छी डिबेट करने में मजा आता है। कहाँ से लाएं, कहाँ से पढ़ लीजिए। अनुराग जी आप पढ़ो, अच्छा स्पेलिंग बता दीजिए क्या है, आप अच्छा क्राइम की स्पेलिंग क्या है, डाटा पे रिकॉर्ड की स्पेलिंग क्या है, ब्यूरो की डाटा स्पेलिंग क्या है, अध्ययन भी किया हूं, मैं उसका ब्यूरो की स्पेलिंग क्या है, अरे ब्यूरो की स्पेलिंग क्या है। अनुराग जी, इस ट्रैक पर मत ले जाइए, आपने डेटा रखा है ना, उस पर चलने दीजिए, डेटा पर बहस चला दो। बोलिए अखिलेश यादव को भी पढ़ाओ, आप भी पढ़ो, दोनों लोग पढ़ो। आप समझ गए, आप कितना पढ़े हैं, सबको पता चल गया। सुनिए, डेटा पर जवाब सुनिए ना, आप भी पढ़ो और दोनों लोग पढ़ लीजिए। NCRB का जो मतलब नहीं पता है, उत्तर क्या प्रदेश पढ़ेंगे? के अंदर आप समझ आबादी गए, के NCRB का मालूम आपको नहीं पता हिसाब है। से जो आंकड़े अब आते NCRB आज हैं, पढ़िएगा उस जाके क्या आंकड़े होता का है। अध्ययन अनुराग करो। जी, अरे आप NCRB आंकड़े पढ़िएगा का जवाब जाके। क्लैरिटी से नहीं, आने हम दीजिए। नहीं, आप पढ़ो। अच्छा, आप ऐसे टोकते रहेंगे ना, तो जो आप चाह रहे हैं वो कोई सुन ही नहीं पाएगा। अच्छा मैं बोलूं अपनी बात। अच्छा आपने देखिए, आपने सवाल बोली ना, अब उस पर जवाब सुना आपने समीर जी नहीं, का? जवाब ही नहीं बोला है। नहीं, समीर जी का जवाब सुना, आप कंटिन्यूस उनके पीछे बोल रहे हैं। समीर जी 10 सेकंड आप बात पूरी करिए, उसके बाद काउंटर के लिए अनुराग जी। समीर जी 10 मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी आस्था जी, अनुराग भदौरिया झूठ आपने बात पूरी करी अपनी, अब उनकी बात सुनिए। आपने डेटा पर सवाल पूछा है ना, अब उनका जवाब सुनिए, उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा। NCRB के डाटे में कहीं नहीं महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, कहीं नहीं है अपराध में नंबर 1 पर, कहीं नहीं दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर। झूठ मत बोलिए आप बैठ के, डाटा का अध्ययन करिए। दूसरी बात, आप अपराध कर रहे हो, बैठ के झूठ बोलते हो चैनल पर, ठीक है। आप अपराधियों को संरक्षण देते हो, आपके नेता और आपके पेट में दर्द होता है, समीर जी कंक्लूड करिए, कार्रवाई होती है। आप उसके बाद अनुराग जी, वैसे तो वो लगातार साथ बोलिए। आप अपराधियों के समर्थक हो अनुराग भदौरिया जी, बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो।
अपराधियों के साथ खड़े होते NCRB का हो, मतलब आप आपको अपराध पता को नहीं, संरक्षण खाली देते रखने हो, का गुंडा और मतलब माफियाओं के NCRB दम का पर मतलब पार्टी क्या है, चलाना बता चाहते हो। वो NCRB नहीं का होगा। मतलब उत्तर प्रदेश की बताइए। जनता ने आपको NCRB पहले भी का खारिज मतलब किया नहीं है, पता है ना, उत्तर तो थोड़ा प्रदेश की शर्म करो जनता कि आपको NCRB आगे का भी मतलब खारिज नहीं पता और हम यहाँ करेगी। बैठे उत्तर डिबेट प्रदेश करने के की लिए। जनता जानती है NCRB का कि मतलब आप बताइए झूठ तो बोलते हो। चलिए, चुनावी आप मंचों की तरह आप दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। डेटा आपने कोट किया था, डेटा पर ही बात होने देते तो बेहतर रहता। फिलहाल मैं आप दोनों को रोकूंगी, मैं आप दोनों को रोकूंगी। अनुराग जी 10 सेकंड अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं ओम सुधा जी का रुख करूंगी। बोलिए। पेट में दर्द होता है। ठीक है समीर जी रुक जाइए, बात आ गई आपकी। 10 सेकंड बोलिए अनुराग जी, उसके बाद ओम सुधा जी। NCRB का मतलब तो बता दो। इससे आगे बढ़िए। उस पर देख लिया रिएक्शन आपने, अब इससे आगे बढ़िए। क्यों इससे आगे बढ़िए? बीजेपी की बैटिंग करने आई है क्या? नहीं, मैं किसी की बैटिंग नहीं कर रही हूँ। इतनी देर से बोल रहे हैं ना आप एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं। कुछ और आगे है 10 सेकंड के लिए, नहीं तो मैं दूसरे गेस्ट को लाती हूँ। वो तो आप पूछ रहे हैं इतनी देर से, इतनी देर से एक ही बात पूछ रहे हैं आप। मिल गया जवाब उसका? आपको मिला कि नहीं मिला? दोनों बता देंगे आपको, दोनों बता देंगे आपको, दोनों। मैं थोड़ी ना आपकी तरफ से उनसे जवाब निकलवा दूंगी जो आप सुनना चाहते हैं। आपने पूछा, उन्होंने बोला। आप कुछ नहीं जानते हो। अरे आप बताओ ना कितनी नौकरी दी है 12 से 17? अच्छा मैं नहीं जानता। हम तो कह रहे हैं कि हम 8.5 लाख सरकारी नौकरी दिए, आपने कितना दिया बता दो। अरे हम 8.5 लाख सरकारी नौकरी ओम सुधा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। आपने 5 साल में कितनी नौकरी दिया ओम सुधा बता जी को दो। स्क्रीन पर लेकर आइए। ठीक है, हम आप तो दोनों 2 रुक लाख जाइए। पुलिस की आप भर्ती दोनों रुक किया, जाइए। आप आप दोनों का बताओ कैसे कितनी पुलिस की भर्ती रुक की जाइए, है, बताओ ना। ओम सुधा जी, जैन साहब ने उसको ओम सुधा जी, कुछ समय पहले, आपने दलितों अभी के कुछ प्रति समय बढ़ते अपराध पहले की बात कही। राजा आपने भैया की कहा कि पत्नी भाई जो दलितों है, से जुड़े हुए राजा अपराधों भैया में के यूपी नंबर 1 हथियारों है, ये का लगातार हो जखीरा रहा है। जो मेरा सवाल है। तो सुन लीजिए ना ओम सुधा जी। हाँ बोलिए। 8 साल के एनकाउंटर का डेटा रिलीज किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, और सवाल यहाँ पे ये चल रहा है कि भाई क्या यही एकमात्र तरीका था उत्तर प्रदेश की इमेज बदलने का, और क्या ये कारगर रहा? बिल्कुल नहीं। और इनका पहले कारगर जो है वो चल रहा था, बुलडोजर चल रहा था। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा था, वहीं पे आता हूं कि अभी राजा भैया की पत्नी ने जो है हथियारों का जखीरा का फोटो पोस्ट किया था। देखिए, आप इधर उधर के विषय मत मिलाइए ओम सुधा जी। क्यों ये इधर उत्तर उधर प्रदेश के में विषय मत मिलाइए। उत्तर प्रदेश में कोई हम जो उस है पर डिबेट नहीं हथियारों कर का रहे। जखीरा घर में रखे हुए है, यहाँ लॉ एंड तो ऑर्डर ये पर डिबेट हो रही मैं है। बता रहा हूं। दोनों पॉलिटिकल उत्तर पार्टीज के प्रदेश दावे के पर अपराध डिबेट हो रही है। चर्चा कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश में किसी के पास जो है हथियारों का जखीरा है, उस पे चर्चा करने से आपको दिक्कत है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए उसके बाद एक और वीडियो भी सामने आ गया ना दशहरे पे शस्त्र पूजन का, और बिना लाइसेंस के कोई रखता है इतने हथियार क्या अपने घर में? नहीं, आप खुद एक महिला है, बिना महिला लाइसेंस के कोई हथियार रखता है, और आप किसी के निजी मामले को यहाँ टीवी डिबेट में मत लाइए। आप खुद ही महिला नहीं, आप टीवी डिबेट में इन मामलों को मत लाइए, और अगर आप इसी पर बात करना चाहते हैं तो ओम सुधा जी मुझे फिलहाल आगे बढ़ना होगा। मुझे फिलहाल ये पॉज देकर आगे बढ़ना होगा। नहीं बात कर सकते, ये कानून व्यवस्था के सवाल पर नहीं बात कर कानून सकते। व्यवस्था पर बात करिए ना। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है बोलने को, इनके पास कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के तोता हैं, ये अखिलेश यादव के तोता हैं। आस्था जी, अखिलेश यादव के तोता है ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ किसी को संरक्षण नहीं है, हर आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक नाम नहीं बता सकते जिसको संरक्षण मिला है, एक नाम नहीं बता सकते जिसको संरक्षण मिला है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। इसके पहले भी आप ऐसी बातें कहते थे। अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड। ओम सुधा जी, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसी सवाल को पूछ लेती हूँ। देखिए एक वक्त में आप सभी लोग बोल रहे हैं, सबकी बात आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है क्लोजिंग रिमार्क ही रहने वाला है। सॉरी समीर जी, एनकाउंटर्स को लेकर सेलेक्टिव होने के भी आरोप सरकार पर लगे हैं, जो अभी ओम सुधा जी भी कह रहे थे कि भाई जाति देखी जाती है, जिस बात को अखिलेश यादव भी कह रहे थे, उन्होंने तो कोई नाम भी लिया कि फिर उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। एनकाउंटर से माफिया डरा या एनकाउंटर से माफिया गुंडे बदमाश मिट्टी में मिले या लोगों ने सरेंडर किया, तो उसके साथ साथ ये आरोप भी आप पर लगातार लगते आए हैं। अनुराग जी एक सेकंड, पहले समीर जी जवाब देंगे, फिर आप। समीर जी बोलिए। हम जाति के आधार पर कोई फैसला नहीं लेते। आप सूची उठा के देख लीजिए, ये ज्ञान दे आप पाए, सूची लेकिन उठा के एनसीआरबी देख का मतलब नहीं लीजिए, पता उनको।
जो भी अपराधी रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हम कोई जाति के नाम पे नहीं कहते। और अखिलेश यादव जी जिस बात को कह रहे हैं, कानपुर के आदमी को जेल भेजा गया, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही हो। समीर जी मेरी रिक्वेस्ट है, बस 2 सेकंड रुक जाए, 2 सेकंड रुक जाए। अनुराग जी, हमारे दर्शक ऐसा समझेंगे कि आप लाइव नहीं, हमारे साथ रिकॉर्डेड हैं। मैं 15 मिनट पहले भी जो आप कह रहे थे उसका क्लिप काट कर अपने विंडो में लगा दूं तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप वही बात लगातार बोल रहे हैं बीते 15 मिनट से। लोग आपको रिकॉर्डेड समझने लगेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ और बोलिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसका जवाब मिला नहीं मिला वो आप देख चुके हैं। कुछ और बोलिए, वरना लगेगा जैसे आप रिकॉर्डेड है। अरे दे तो रहे 8.5 लाख सरकारी नौकरी। बोलो ना 12 से 17 में कितनी नौकरी दी है? कैसे चलता है? शिवपाल यादव सूची देते थे, अखिलेश यादव सूची देते थे। पीसीएस की परीक्षा में एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती की जाती थी। आपको कुछ आता भी कि नहीं? एक जाति विशेष। तो एक तरफ सरकार ने बीते 8 साल के एनकाउंटर्स का आंकड़ा रखा है सामने और उस पर जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो गई है और एक बार फिर से वही आरोप दोहराए जा रहे हैं कि भाई सेलेक्टिव होकर क्या ये एक्शन उठाया जा सकता है और क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीते 8 साल में 15,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए जिसमें हजारों सलाखों के पीछे पहुंचे और 256 कुख्यात अपराधी मिट्टी में मिले। वहीं सीएम योगी ने आज एक बार फिर से दोहराया, गुंडे बदमाशों को कड़ा संदेश दिया और कहा कि दंगाइयों और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सरकार उसी भाषा में जवाब देती रहेगी। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।